नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट भवन स्थित विभिन्न पटलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने वरासत के प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वरासत के मामलों में आवेदकों को बुलाकर कमियों को दूर करते हुए उसका निस्तारण करें। शस्त्र लाइसेंस से संबंधित पत्रावलियों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए पत्रावलियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी पटल सहायकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पटल पर एक मास्टर रजिस्टर बनाएं, जिसमें क्रमवार पटल के अन्य रजिस्टरों उप रजिस्टरों को दर्ज करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन पटल सहायकों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनकी जगह पर स्थायी नियुक्ति करें। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट भवन का निरीक्षण करते हुए नाजिर को निर्देशित किया कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, जगह जगह कूड़ेदान रखवाएं एवं चूने का छिड़काव कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों के एसी का पानी बाहर रास्ते में गिर रहा है, उनको तत्काल अवगत कराते हुए पानी को बंद कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं एवं जो लोग गंदगी करते हुए पाए जाएं, उनके ऊपर नगर पालिका एक्ट के तहत जुर्माना एवं आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा उपस्थित रहे। केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार राय के नेतृत्व में वॉयस ऑफ आयुर्वेद संगठन ने सोमवार को आजमगढ़ स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोपों के अनुसार डॉक्टर चौधरी ने 13 जून को सुराई फरीहा स्थित फैजी मेमोरियल चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर इरफान अहमद की BAMS डिग्री को अमान्य बताते हुए अस्पताल को अवैध रूप से सील कर दिया। संगठन का दावा है कि डॉक्टर चौधरी ने क्लिनिक को चालू रखने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और इनकार करने पर अस्पताल में जबरन ताला लगा दिया गया। वॉयस ऑफ आयुर्वेद ने इस कार्रवाई को नियमों और प्रक्रिया के खिलाफ बताया। संगठन का कहना है कि सरकारी निर्देशों के अनुसार सीएमओ कार्यालय को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों की जांच अथवा कार्रवाई का अधिकार नहीं है। इस मामले में न तो कोई पूर्व नोटिस दिया गया और न ही किसी प्रकार की वैध कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। मामला ये है कि सीएमओ कार्यालय द्वारा और डॉक्टर अरविंद चौधरी नोडल अधिकारी द्वारा फैजी क्लिनिक फरीहाबाद को बिना अधिकार के केवल पैसे 20,000 रुपए की डिमांड की है। उन्होंने देने से इनकार किया, ताला बंद कर दिए, जबकि इनको किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी क्लिनिक का 1 फरवरी 2024 के शासनादेश के आधार पे जांच करने का कोई अधिकार नहीं है सीएमओ कार्यालय को। इसके बाद भी ये लोग आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को हरेस करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, जो पैसा नहीं देता है उनको नोटिस देते हैं या ताला बंद करते हैं। तो ये कृत्य इन्होंने किया है। इवन आप भी जानते हैं, अगर कोई ताला बंद होता है, सीजर की कार्रवाई कहते हैं, तो सीजर मेमो बनता है, इसके बाद उसको सीजर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके पहले नोटिस दी जाती है। कोई प्रक्रिया नहीं पूरी की। अगर प्रक्रिया पूरी करते, अगर वो गलत होते तो प्रक्रिया पूरी करते तो इनको पैसा नहीं मिलता। तो इनका धंधा है, गाड़ी में ताला लेकर चलते हैं, जैसा हमें जानकारी हुई है, और धमकी देते हैं। अगर 10,000, 5,000, 20,000 मांगे थे, अगर 5,000 भी मिल गया होता तो चले जाते। क्या चाहते हैं?
हम लोग ये चाहते हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई हो और तत्काल उस क्लिनिक का ताला खुले, और जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है। संबंधित विभाग ताला बंद करे, उससे हम बात करेंगे। ये कौन होते हैं ताला बंद करने वाले? अरविंद चौधरी पे पहले भी तमाम आरोप लगे हुए हैं। तमाम आरोप हुए हैं, बराबर हम जनपद से शिकायत हमारे पास आती, कई बार अरविंद चौधरी से क्लिनिक पर टेलीफोनिक वार्ता हुई है, तो वार्ता हो गई तो वहाँ से चले गए। कहीं न कहीं सीएमओ भी असहाय नजर आते हैं उनके। असहाय नहीं रहते हैं। इसी प्रकरण में 13 जून की ये सीजर है, तालाबंद किए हैं। उस दिन 20,000 की डिमांड थी, जब बाद में संपर्क किए तो कहे सीएमओ साहब जान गए 50,000 चाहिए, 30,000 बढ़ गया। तो सब सीएमओ के संरक्षण में हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सीएमओ के संरक्षण में कोई अधिकारी जो है, कई बार हमने टेलीफोनिक इनसे वार्ता किया है कि आपके डिप्टी सीएमओ हमारे कार्यालयों चिकित्सकों के पास क्यों जा रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों की मिली भगत से हो रहा है। पूरी मिली भगत है। सीएमओ का कहना है कि हमको लिखित कोई देता नहीं, खाली लोग आरोप लगाते हैं, लिखित कोई नहीं देता। बराबर हमने कई पत्राचार दिया है, और लिखित क्या, जब शासनादेश है कि आपको आयुर्वेदिक यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों की जांच नहीं करना। जांच इनको क्या करना है, जो शुद्ध झोला छाप यानी अनरजिस्टर्ड चिकित्सक है या एलोपैथ और डेंटल के जो चिकित्सक है उनकी जांच करने के लिए स्वतंत्र है। 1 फरवरी 2024 को वॉइस ऑफ आयुर्वेद वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार हमने PIL दाखिल किया था। उस PIL के आलोक में ये था, ये देखिए शासनादेश है, यह है आपका शासनादेश है, इनको कोई अधिकार नहीं है। और उसमें देखिए प्रतिलिपि जो है डॉक्टर शैलेश कुमार राय भी शासन की तरफ से है, क्योंकि PIL मेरी थी। तो ये बिना अधिकार केवल धन उगाही के लिए जाते हैं। आप लोग और किसी भी, मैं ये भी कह रहा हूँ, किसी भी अनरजिस्टर्ड या झोला छाप चिकित्सक पर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो पैसा मिलता है, बताया है। बल्कि वो झोला छाप कहते हैं कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक के कारण हमारे यहाँ मरीज कम आ रहे हैं, जरा इनके पर कार्रवाई करिए। तो यह जितने भी झोला छाप हैं इनके एजेंट हैं, वो माहवारी उनसे लेते हैं। आप लोगों की जो डिमांड है अगर नहीं पूरी होती तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग ताला जब तक नहीं खुलेगा यहाँ से नहीं जाएंगे। बात आप वहीं इस मामले में आजमगढ़ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ स्थानों से यह शिकायतें मिल रही हैं कि आयुर्वेदिक अस्पतालों में एलोपैथिक उपचार और ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। डॉक्टर कुमार ने बताया, जिन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाएं मिली हैं, उन्हें नियमों के तहत सील किया गया है। अब संबंधित संगठन से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भविष्य में केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा ही की जाएगी। इस विषय पर विचार विमर्श के बाद अस्पताल को पुनः खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, कहीं कहीं हॉस्पिटल में जो लोग जो आयुर्वेदिक के साथ साथ एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी शिकायत आती रहती है। पब्लिक शिकायत करती है, साहब ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं और एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं, तो उस शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। कुछ हॉस्पिटल जिसमें पाए गए बेड पाए गए OT पाए गए, उनको बंद किया गया है। अभी लोग क्या अपना प्रत्यावेदन दिया है कि साहब हम एलोपैथी का इलाज नहीं करेंगे, अपना आयुर्वेदिक का करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, इसमें जो है विचार विमर्श करके जिनका बंद किया उनको खुलवा दिया जाएगा। इनका आरोप है कानूनी प्रक्रिया को ना करते हुए इलीगल तरीके से इस तरह का हस्तक्षेप किया जाता है। जब पैसा दे दिया जाता है तो वो हॉस्पिटल संचालित हो जाता है। नहीं, इस तरह के आरोप और तो मेरे संज्ञान में नहीं आए अभी तक। कोई ऐसा आता है तो कार्रवाई करिए। सर, आपने अरविंद चौधरी जो है सीएमओ है सर, उनको कहा गया कि जब वो सील कर रहे थे 20,000 मांग रहे थे, बाद में बोले कि नहीं, सीएमओ की जानकारी भी उनको 50,000 चाहिए। आए दिन सर आप पे भी ब्लेम उठता रहता है कि वो दोनों लोग मिले हुए हैं, उनका कहना था इस तरह से, वो गवाह भी लेके आए थे साथ में। इस संबंध में मेरे पास कोई संज्ञान नहीं है इस तरह का, जिसमें मैं कोई वक्तव्य दूँ आपको। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में 2012 से कार्यरत आउटसोर्सिंग सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं 30 जून से मौखिक रूप से समाप्त किए जाने का मामला सोमवार को जिलाधिकारी के पास पहुंचा। कॉलेज में तैनात 110 सुरक्षा कर्मियों ने जिलाधिकारी से मिलकर बिना कारण, बिना सूचना निकाले जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रशासन उन्हें किस कारण से किस और किसके आदेश से निकाल रहा है, उन्हें नहीं पता। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन कोई आदेश अथवा दस्तावेज भी नहीं प्रस्तुत कर रहा है। सीधे तौर पर उन्हें 1 जुलाई से कार्य मुक्त कर रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाई।
आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि यहाँ पर जितने भी आए हुए कर्मचारी हैं 100 के आसपास, ये सारे लोग मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर में तैनात गार्ड करते हैं, जिनको मौखिक रूप से ये कहा गया कि 30 जून तक आपकी सेवा रहेगी, उसके बाद आप ड्यूटी नहीं करने आएंगे। बार बार उनसे इस तरह का आदेश मांगा जा रहा है कि अगर कोई उच्च स्तरीय अगर आदेश आया हुआ हो इन्हीं कर्मचारियों को बाहर निकाला जाए तो हमें दिया जाए, लेकिन किसी तरह का कोई भी दस्तावेज या नहीं दिया जा रहा है। इसी संबंध में आज हम माननीय सांसद जी से भी मुलाकात की है और अभी हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या वजह है कि इसको सरकार क्यों कर रही है? अब इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि क्या वजह है, लेकिन अब जितने लोग कर्मचारी यहाँ पर हैं, किसी की उम्र 55 साल है, किसी का 58 साल है, आज 15 साल से लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अब अगर रणनीति जब मांग पूरी नहीं होगी तो अपने लोगों में बातचीत की जाएगी, जो होगा उस हिसाब से हम रोड पे आएंगे, धरने पे बैठेंगे। सर, हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी गार्ड है, 110 गार्ड है राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर में, और हम लोगों को विदाउट इन्फॉर्मेशन पता चला है कि मतलब निकाल रहे हैं। आज तक ऐसा कुछ नहीं था, आज तक हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, बट अभी फिलहाल में 4-6 दिन पहले पता चला है कि हम लोगों को निकाल रहे हैं, बट हम लोगों को ये नहीं पता है कि किस कारण बस निकाल रहे हैं। तो लगभग कितने वर्षों से आपने किया? और यहाँ कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से, हम 6 साल से हैं, और सर कोई ये नहीं हम लोगों को पक्का इन्फॉर्मेशन मिला है कि किस कारण बस निकाल रहे हैं। ये ऐसा कुछ हम लोगों को पता ही नहीं है, बस ये हम लोगों को प्रिंसिपल के थ्रू पता चला है कि आप लोगों को 1 जुलाई से कार्य मुक्त किया जा रहा है। तो अभी आप हम लोगों को अभी मतलब एप्लीकेशन जमा किए हैं, अब देखिए क्या कार्रवाई करते हैं सर। आजमगढ़ के अमिलो गांव निवासी लाल बिहारी मृतक 71 साल की उम्र में अपना 31वां पुनर्जन्म दिवस 30 जून को मनाया। राजस्व कर्मचारियों की एक गलती के कारण लाल बिहारी कागजों में 19 वर्षों तक मृत रहे। अपने संघर्ष और पीड़ा के बाद वह जिंदा मृतकों की आवाज बन गए। अपने 31वें पुनर्जन्म दिवस पर उन्होंने जिंदा मृतकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच डीएम को, पीएम, सीएम व राष्ट्रपति को संबोधित अपना 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें जिंदा मुर्दा की सीबीआई जांच, मृतकों की गायब फाइलें उपलब्ध कराने और 27 करोड़ रुपए की क्षति पूर्ति दिए जाने की मांग मुख्य रूप से शामिल रही। इसके अलावा तहसील, चकबंदी व राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार पर रोक लगाए जाने, जीवित मृतक आयोग का गठन किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया गया है आज कि जीवित मृतक प्रकरण पर सीबीआई जांच हो और 27 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति सरकार दे, और जो सरकारी फाइल जिंदा मुर्दा की 1976 और 94 की गायब है उसको उपलब्ध कराए। तो ये सब और अन्य भी उसमें मांग है, पढ़ने के बाद अंदाज चलेगा। तो ये जनहित में जो मैं मांग किया हूँ, जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो 49 वर्ष हो गया लड़ते। जो हम लोगों से कमजोर बेचारे हैं, जो गांव के लोग हैं, जो और लोग अपनी बात कैसे कर पाएंगे। देखिए इन लोगों की भी जमीन हड़प ली गई है। ये मृतक है, एक गांव में दूसरे खाता में जिंदा हैं। तो इस तरह से तमाम समस्याएं हैं पूरे समाज में, और वो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए मांग जो किया है, और नहीं अब त्वरित न्याय नहीं हुआ तो मैं बहुत जल्द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धरना देकर मांग करूंगा, इसलिए कि अब मुकदमा लड़ने की क्षमता नहीं है, बहुत रुपया बर्बाद हो जाता है, न्याय नहीं मिलता है। इसलिए मैं अब धरना दूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। अब मुकदमा लड़ने की क्षमता नहीं रह गई, पैसा नहीं है और पैसा कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इसलिए ये कई मांग, उसमें 7-8 मांग है। अब देखिए क्या होता है, और नहीं न्याय मिलेगा तो क्लियर है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के समक्ष धरना दूंगा, चाहे मुझे जेल हो जाए, जुर्माना हो जाए, फांसी हो जाए, लेकिन अब मैं मानूंगा नहीं। जीरो प्रसव के आधार पर 73 आशाओं को निष्क्रिय दर्शाते हुए उन्हें निकाले जाने के आदेश के बाद आशा एवं आशा संगिनियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है।
सोमवार को आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री सेवा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्साधिकारी से वार्ता कर इस मुद्दे को लेकर चर्चा की। समिति की जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री संध्या सिंह ने कहा कि किसी आशा एवं आशा संगिनी को महज प्रसव मात्र न कराने से निष्क्रिय नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके जिम्मे और भी कार्य हैं जो वह करती है और जिनकी कवच ऐप पर फीडिंग है। उन्होंने बताया कि आशा एवं आशा संगिनी ने संस्थागत प्रसव कराया है, जो ब्लॉक के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते उनका भुगतान नहीं बन सका है। दंडित उन्हें करना चाहिए। आज हम लोग आए थे कि 73 आशाओं को हमारे जनपद से निकालने की बात हो रही है, 0 प्रसव को लेकर, जबकि अधिकारीगण को हमको लगता भली भांति पता ही नहीं है कि आशा को 10 बिंदु से ज़्यादा बिंदुओं पर कार्य करना है और हमारी बहनें करती भी हैं। अगर उन्होंने किसी कारणवश कोई परेशानी रही हो या कोई समस्या रही हो, एक प्रसव नहीं कराया है, हमारी उन आशाओं को निष्क्रिय नहीं माना जाएगा, क्योंकि संगनी के भी वाउचर में ये भरा जाता है कि अगर कोई आशा 10 कार्य पे 6 कार्य की है तो आशा हमारी सक्रिय मानी जाएगी, निष्क्रिय नहीं मानी जाएगी। इसकी हम लोग ऑनलाइन ई कवच पर फीडिंग भी करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात आपको बता दें भाई साहब कि हमारी बहुत आशाओं ने संस्थागत प्रसव करवाया है। कुछ ब्लॉक की लापरवाहियां हैं कि वहां के कर्मचारियों ने भुगतान नहीं बनाया है, जिसकी सारी जिम्मेदारी इनके विभाग के कर्मचारियों की है और उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ आशाएं हमारी डिस्टर्ब रही हैं, कुछ प्रेगनेंसी के दौरान और कुछ बीमार थीं, तो उन्होंने अपना प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है। बाकी हमारी ये सारी वही बहनें हैं जो कोविड काल में जब कोई घर से नहीं निकलता था तो यही बहनें हमारी रणभूमि के क्षेत्र में एक एक जन के लिए लड़ी हैं और जान बचाने का काम की हैं। हमारी मुलाकात हुई है और सीएमओ साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। मैंने कहा है कि इन बहनों के साथ विभागीय सिंपैथी तो होनी ही चाहिए। और हमारे ज़िले में अभी नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं, शायद उनको पूरी बात का पता ही नहीं है कि जिस विषय को लेकर ये लेटर 73 आशाओं का बना, एएनसी भुगतान तो उत्तर प्रदेश में क्या हम कहें, हम आजमगढ़ की बात करें आपसे कि विगत 2005 या 6 से हो ही नहीं रहा है। जिसका आप भुगतान ही नहीं कर रहे हैं उस पर आपने हमको 0 कैसे साबित कर दिया। हम लोग अपने वाउचर में एएनसी लाभार्थी को जो लाभ देते हैं, एएनसी का मतलब है कि एक गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व 4 जांच और टीटी के टीके लगवाने, उसकी जांच करवाने पर हमको 300 रुपया भुगतान होना है। हम अपने हर महीना वाउचर में भर के देते भी हैं। प्रसव पश्चात 300 रुपया, ये एएनसी का भुगतान कभी हमारे आजमगढ़ में हुआ ही नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि अगर इनके अधिकारी कर्मचारी इतने भ्रष्ट बैठे हैं, उनके साथ इनकी सिंपैथी है तो ये तो ज़मीनी लेवल पर जुड़ के बहनें काम करती हैं, इनके साथ तो सिंपैथी दिखनी चाहिए। फिलहाल आज मैंने वाउचर कई ब्लॉकों का बहनों को मैंने बुलाया था, जमा किया यहाँ पे। जिन बहनों ने काम किया है, प्रमाण पत्र नहीं जमा हुआ है या किसी कारण बस इनके विभागीय, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों ने भुगतान नहीं किया है, वो मैंने इनको दिया है। हमारी जो आश्वासन मिला है कि जो बहनें काम की हैं उनको बचाने का काम हम करेंगे, ऐसा नहीं। और सीएमओ साहब ने कहा कि आशा और आशा संगिनियों के साथ मेरी भी पूरी सिंपैथी है, मैं इनको बचाने का काम करूंगी। जिले के विकासखंड तरवा के अंतर्गत आने वाली भगवानपुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला गहराता जा रहा है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर पुराने खड़ंजे को नया दिखाकर दोबारा भुगतान लेने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों ने 30 जून को भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पुनः जांच और कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा निवासी कमलेश यादव और राजपति ने पहली बार 6 जून 2025 को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा था, जिसमें 19 बिंदुओं पर ग्राम पंचायत के कार्यों में अनियमितताओं की जांच की मांग की गई थी। इसके बाद प्रशासन ने 24 जून को एडीओ एजी पंचायत को जांच का जिम्मा सौंपा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कल्पनाथ के घर से सुरेश के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य को पूर्ण बताया और रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 5 दिन बाद 29 जून को उसी स्थान पर दोबारा खड़ंजा निर्माण शुरू करवा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस कार्य को पहले ही पूर्ण बताकर मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान पास कर दिया गया था, अब उसी पर दोबारा काम करवाकर गंभीर वित्तीय गड़बड़ी की जा रही है।
स्थानीयों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने खुद को बचाने के लिए दूसरे गांवों से मजदूरों को लाकर ठेके पर काम शुरू करवा दिया, जबकि रिपोर्ट में दिखाया गया है कि यह कार्य मनरेगा के मजदूरों से कराया गया। यह नियमों की खुली अवहेलना और सरकारी धन का दुरुपयोग है। ग्रामीणों का दावा है कि उक्त रास्ते पर करीब 10 साल पहले ही खड़ंजा बन चुका था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि उस पर दोबारा निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर पहले से खड़ंजा मौजूद था तो उसके चिन्ह स्पष्ट दिखने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान कार्य खुद इस बात को झुठला रहा है। 30 जून को डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामवासियों ने पुनः ज्ञापन सौंपते हुए जांच अधिकारी की रिपोर्ट और ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ एक उदाहरण है। प्रधान द्वारा पहले भी इस तरह की अनियमितताएं की जाती रही हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में भ्रष्टाचारियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। गांव वालों ने शासन प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। भ्रष्टाचार के हमारे यहाँ कौन सा प्रधान जी, क्या नाम है? इंद्रमणि यादव। किस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं? जो सड़क दिखाए है कि निर्माण हो गया है और अधिकारी लोग निर्माण करके चले गए हैं दिखा करके कागज पर, और काम उसके बाद हो रहा है। भुगतान के बाद काम? हाँ, भुगतान के बाद काम हो रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? भ्रष्टाचार के खिलाफ? हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच किया जाए। काम पेपर पर हो गया है, जमीन पर नहीं हुआ? जी नहीं हुआ है अभी। अभी साहब कई ठे खड़ंजा है जिस पर काम ही नहीं हुआ है। भुगतान हो गया है। क्या मांग है आप? उसकी जांच की। विकास खंड तरवा ग्राम भगवानपुर में भ्रष्टाचार का मामला सर सामने आया है, जिसमें हमने लोगों ने जिले से जांच की मांग और एक जांच ब्लॉक से करवाई है। जिसमें एक मामला था सर, ये कल्पना के घर से खड़ंजा और सुरेश के घर तक खड़ंजा था सर। उसमें सर 84,000 रुपये उतार लिया गया था। जांच के पहले वो काम नहीं, जांच में वो काम पाया गया, लेकिन जांच के बाद उस कार्य को करवाया जा रहा है सर। और उसमें कल इसका संज्ञान दिया गया था सर बीडीओ को और एडीओ को। इस टाइम अब काम हो चुका है, लेकिन पहले काम नहीं हुआ था। जांच से पहले वो काम नहीं हुआ था। और क्या है? और क्या भ्रष्टाचार का मामला है सर। इसमें गांव में सोख्ता निर्माण जांच से पहले नहीं था, लेकिन जांच के बाद वो बनवाया जा रहा है। जिले से वो जांच थी जिसका अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जिले द्वारा जो जांच हो रही है सर। और क्या है? और सर सीसी रोड था, जिसे जांच जब जिले की जांच जब होने वाली थी तो 15 दिन पहले ही सीसी रोड बनवाया गया जांच से पहले। और एक सीसी रोड था जो राशीपुर कंचनपुर मार्ग से बिसई के चक तक था। बिसई के चक से रामनयन के घर तक, जो जिसका जांच के 2 दिन बाद यानी 4 तारीख को हमारे यहाँ एक जांच हुई थी। उसके 2 दिन बाद 7 तारीख को उस रोड का निर्माण करवाया गया था। और क्या है? और सीसी रोड था सर। सीसी रोड का बस कुछ क्या जो आपने दरखास्त दी उसका क्या परिणाम निकला? जिले की अभी तो रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो ब्लॉक से जांच हुआ था जिसमें 6 बिंदु थे उसमें की जांच आ गई है। जो जांच जिसमें जांच में वो खड़ंजा जो था वो गलत पाया गया, लेकिन ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो प्रधान के ही पक्ष में वो रिपोर्ट लगा दी है। रिपोर्ट लगाने के बाद उन्होंने उस कार्य का निर्माण करवाना शुरू किया। 2 दिन बाद रिपोर्ट लगाने के 2 दिन बाद उस कार्य को लगवाना शुरू किया। में क्या बताया गया? रिपोर्ट में बताया गया था कि खड़ंजे का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका हमारे पास साक्ष्य है। और जब उसका रिपोर्ट आ गया तो फिर उसके बाद उस कार्य को कल 29 तारीख को उसका निर्माण करवाया जा रहा है। इस तरह कितने भ्रष्टाचार आपने उजागर किए ग्राम प्रधान द्वारा? लगभग कितने का गबन किया गया है? लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का गमन किया गया है। क्या चाहते हैं? हमसे जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में रविवार को पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सपा सत्ता में आने के लिए दिन में सपने देख रही है। राजभर ने कहा, जब मैं समाजवादी पार्टी के साथ था
तो अखिलेश यादव खुद कहते थे कि ओपी राजभर सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं, जिधर दरवाजा खोलते हैं उधर सत्ता जाती है। अब वही दरवाजा असली पीडीए, पसमानदा, दलित और आदिवासी यानी संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के साथ एनडीए के पाले में चला गया है। उन्होंने अखिलेश यादव के हालिया बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जब सपा प्रमुख खुद कह रहे हैं कि यादव भाजपा में चले गए हैं, तो इससे साफ हो गया कि उनका पारंपरिक वोट बैंक भी साथ छोड़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब यादव साथ नहीं तो मुसलमानों के भरोसे सरकार कैसे बनेगी, और जब मुसलमान जान जाएंगे कि यादव भी उधर चले गए तो वे भी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। राजभर ने अखिलेश यादव पर अवसरवादी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, जो व्यक्ति खुद 9 बार दल बदल चुका हो, कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी लोकदल, कभी निषाद पार्टी, कभी सुभाषपा के साथ, वह दूसरों को क्या नैतिकता सिखाएगा। इटावा की घटना पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा कि सभी घटनाएं निंदनीय हैं। उन्होंने 2 आधार कार्ड मामले को संविधान के विरुद्ध बताते हुए कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की। जो लोग कानून को हाथ में लेकर पुलिस पर पथराव करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजभर ने 1 जुलाई से शुरू हो रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायती राज विभाग इसकी भागीदारी निभाएगा। उन्होंने कहा, हर गांव, हर चौपाल से उठने वाली आवाज को शासन की प्राथमिकता में लाना हमारा संकल्प है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए हम निरंतर जन संवाद कर रहे हैं। देखिए, इटावा की घटना जो पहले दिन की हुई उसकी हम निंदा करते हैं, दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन की जो घटना है, 2 आधार कार्ड, संविधान में 2 आधार कार्ड रखने का प्राविधान किसी के पास नहीं है, वो 100 फराडगिरी है जिसको 420 कहते हैं। तीसरे दिन की घटना हम उसकी भी निंदा करते हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेकर पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव और पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। ये निंदनीय बात है। देश में संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत हम और सब लोग शपथ लेते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं, तो संविधान के तहत कानून का राज है। कानून के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो भाई कानून तो अपना काम करेगा। तो यही फिर चर्चा होगी कि अब देखिए, उससे बचने के लिए मजे की बात, मुझे तो आश्चर्य होता है कि अभी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का बयान आया कि बीजेपी के यादव इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मतलब कि अब यादव बीजेपी में चले गए, अखिलेश का साथ छोड़ दिए। उन्हीं के कथनानुसार कि अब बड़े पैमाने पर यादव बीजेपी के साथ चले गए हैं, अब उनके साथ नहीं रह गए हैं, जिसकी पुष्टि वो खुद अपने से कह रहे हैं। और जो सपना वो देख रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे 27 में, तो जब यादव ही उनका साथ छोड़ दिया, चला गया बीजेपी में, तो कैसे बनाएंगे। अब ये मुसलमान के भरोसे कैसे बनाएंगे। तो मुसलमान भी जब जान जाएगा कि यादव उधर चला गया तो यो छोड़ के कांग्रेस में चला जाएगा, तो पता नहीं लगेगा क्या हाल होगा। अखिलेश यादव जी का और एक बयान है कि ओपी राजभर को ओपी राजभर कहा है। राजभर बोले। देखिए, समाजवादी पार्टी जो सपना देख रही है, ख्वाब देख रही है सरकार बनाने का, तो अखिलेश यादव जी ने ही कहा था जब मैं उनके साथ था कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं, ये दरवाजा जब जिधर खोलते हैं उधर सत्ता जाती है। वो अखिलेश यादव जी कहे हैं। अब उनको पता हो गया कि पीडीए जो असली पीडीए है, भाई संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे असली पीडीए तो एनडीए में चले गए। अब जो नकली पीडीए बताते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि अब समाजवादी पार्टी जो भाषा बोल रही है, ये दिन में, हम तो रात में सपना देखते हैं कि कैसे काम आगे बढ़ेगा, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को अधिकार कैसे दिलाया जाएगा। और वो सत्ता का ख्वाब दिन में देख रहे हैं
कि हमको जो है सत्ता मिलेगी, न नौमन गेहूं होगा, न राधे गौने जाएंगी, वही हाल है। एक चीज और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तब दल बदलना रहता है तो आप ऐसे बयान देते हैं। जब 9 बार वो दल बदले तब वो क्या बयान दिए? वो कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बसपा के साथ, कभी वो लोक दल के साथ तो कभी निषाद पार्टी के साथ तो कभी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ, तो वो कौन सा गीत गा रहे थे? 1 जुलाई को सरकार संचारी रोग नियंत्रण माह मनाने जा रही है। इसमें स्वास्थ्य विभाग और पंचायत राज मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी तैयारी है क्या पंचायत राज? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हमारी फौज जो है 75 जिले में, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी और ईडीओ पंचायत से लेकर के हमारे डीपीआरओ, एडीपीआरओ, डीडी, पूरी फौज हमारी, आदेश मिलता है उसका पालन धरातल पर। जिसका उदाहरण मैं आपको दे दूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब शौचालय की बात की तो बहुत से लोग, विपक्ष के लोगों ने कहा कि लाल किले से शौचालय की बात नहीं प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला, वो काम सौंपा गया पंचायती राज विभाग को। हमारे पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी सुबह 4 बजे जब सीटी बजा बजा करके कहे कि नहीं भाई, खुले में शौच नहीं, आप लोग शौचालय की तरफ जाओ। आज वो स्थिति पैदा कर दिया पंचायती राज ने कि 90% लोग शौचालय जाने लगे और 100% लोग शौचालय की सोच पैदा हो गई। अभी आपने भाजपा के जिला अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा इल्जाम लगाया है। स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ को पकड़ी जिले में, उसके लिए आप किस नजर से देखते हैं? वो गया होगा दवाई वाई के लिए, नहीं मिला होगा, इसी नाते बोला होगा। रविवार की शाम करीब 4 बजे पोखरे पर नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक 40 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र स्वर्गीय नगीना, ग्राम खुखुंदू, थाना देवरिया, जिला देवरिया का रहने वाला था और करीब 10 वर्षों से जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खूंटी गांव में परिवार के साथ रहता था। मृतक वीरेंद्र कबाड़ बीनकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। उसके 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 4 बजे जहां पर वीरेंद्र रहता था वहीं से चंद कदम की दूरी पर पोखरे पर नहाने गया और डूब गया। उसके साथ गए मृतक के लड़के ने शोर मचाया। आसपास के लोग आए, बाहर निकाले, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कबाड़ बीनते हैं, क्या घटना किया हुआ था? कबाड़ बीने गए, गरीब आदमी था, नहाया गया, गिर गया पोखरा में। क्या उम्र थी, क्या नाम था? वीरेंद्र, गिर गया, 40 साल। हाँ, परिवार बच्चा सब है, 5 लड़का छोटे। हाँ। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक।
कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2500 रुपए कैश बैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।